प्रोस्टेट का प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और पहले तो ये अमूमन हुआ करता था 45 के बाद, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि 40-42 साल की उम्र के जो आदमी हैं, उनको भी प्रोस्टेट का प्रॉब्लम होने लग गया है। इसकी वजह ये है कि हमारी एक तो डाइट ख़राब है, दूसरा ये कि हमारी बॉडी इतनी एसिडिक हो गई है, इतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है कि उसमें फिर ये मसाइल बढ़ते जाते हैं। तो देखते हैं कि आज की वीडियो में हम आपको इसके हवाले से क्या-क्या बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोस्टेट ग्लैंड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्लैंड है जो मर्द हज़रात के यूरिनरी ब्लैडर के नीचे होता है और इसके बहुत सारे काम हैं। स्पेशली ये जो हमारे मर्द हज़रात के सेक्स हार्मोन्स हैं उनको भी किसी हद तक कंट्रोल करता है। जो सीमन है उसका लिक्विड और उसका फ्लूइड बनाता है और उसको कंट्रोल भी करता है। प्लस ये कि उसको प्रोटेक्ट भी करता है। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ग्लैंड है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। मसला कहाँ आता है कि जब 40, 42, 45 साल के बाद प्रोस्टेट बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर मर्द हज़रात को प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। और सबसे पहले इसका इफ़ेक्ट क्या आता है कि आपको हल्का-फुल्का सा पेन भी हो सकता है। दूसरा ये कि आपको यूरिन रुक के आएगा, यूरिन में बर्निंग होगी, यूरिन कतरा-कतरा आएगा और आपका पेशाब जो है खुल के नहीं आएगा। आपको लगेगा कि अभी मज़ीद पेशाब मसाने में मौजूद है, लेकिन वो हो नहीं रहा, खाली नहीं हो रहा। तो इसलिए ये वो सिम्पटम्स हैं जहाँ पे आके प्रोस्टेट अपना साइज़ बड़ा हो जाता है और अपना प्रॉब्लम्स दिखाना शुरू कर देता है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक ये मैक्सिमम आदमियों को इस फ़ेज़ से गुज़रना पड़ता है। 45 साल से लेके 80 साल की उम्र तक, जब तक ज़िंदगी है, जब जितनी लंबी ज़िंदगी है, उसमें कहीं न कहीं आपको प्रोस्टेट के प्रॉब्लम से गुज़रना पड़ता है। तो ये इसके ख़ास तौर से सिम्पटम्स हैं कि जब ये बढ़ जाता है, अपने साइज़ से बड़ा हो जाता है, तो फिर ये जो यूरिन की हमारी नाली है, उसको प्रेस करना शुरू कर देता है। उसकी वजह से यूरिन मुश्किल से आता है, कतरा-कतरा आता है, बार-बार आता है और जो पेशेंट है वो बड़ा इरिटेट होना शुरू हो जाता है कि रात को बार-बार उठना है और जब उठ भी जाए वो या दिन में भी जाए तो मसाना पूरी तरह से ख़ाली नहीं होता। दूसरा ये है कि कतरा-कतरा निकलता रहता है, तो ये बहुत सारी इरिटेटिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अच्छा, अब ये हो तो गया प्रोस्टेट का मसला, तो लेकिन ये है कि इसमें 2 तरह के होते हैं प्रोस्टेट के ग्लैंड के प्रॉब्लम्स। एक बेनाइन होते हैं जिसको बीपीएच कहते हैं, जो कैंसरस नहीं होते, दूसरे कैंसरस होते हैं कि खुदा न ख़ास्ता प्रोस्टेट का कैंसर हो गया, और एक होते हैं जो बेनाइन होती हैं यानी कि नॉन कैंसरस होते हैं। तो 2 तरह की ये चीज़ें हैं ये। ये तो टेस्ट से पता चलता है कि ये बेनाइन है या कैंसरस हैं, लेकिन अमूमन शुक्र है कि ये बेनाइन होते हैं और ये जो सिम्पटम्स हैं ख़ास तौर से जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेनाइन में ही आते हैं, लेकिन इसके बाद खुदा न ख़ास्ता कंडीशन बिगड़ती है, तो फिर वो कैंसरस भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसको जैसे ही आपको प्रॉब्लम महसूस हो, यूरिन का, पेशाब का कोई भी मसला आपको इस तरह का महसूस होना शुरू हो, तो फ़ौरी तौर पे आपको इसका चेकअप कराना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए और इसको सारी इसकी फाइंडिंग्स करवा लेनी चाहिए अर्ली स्टेज पे। एक थोड़ा-सा लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब पेशाब रुकता नहीं है, मतलब अनकंट्रोलेबल डिज़ायर होती है और पेशाब निकल जाता है बाथरूम पहुँचने से पहले-पहले। देखिए, ये वो कंडीशन है जो मसाने की कमज़ोरी की वजह से भी हो सकती है। प्रोस्टेट की वो कंडीशंस जो मैंने आपको बताई जिसमें पेशाब मुश्किल से आएगा, तकलीफ़ से आएगा, कतरा-कतरा आएगा, तो इसलिए इसको समझना थोड़ा-सा ज़रूरी है। अब एलोपैथिक में भी इसके लिए इलाज हैं, होम्योपैथिक में भी हैं और हर्बल में भी हैं। तो इसमें आपका मैं क्योंकि नेचुरोपैथी से ज़ाहिर-सी बात है आपको गाइड कर रहा होता हूँ, तो मैं इसमें आपको साथ बताता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। देखिए, जब डायग्नोज़ हो गया कि प्रोस्टेट है और बीपीएच है यानी कि बेनाइन प्रोस्टेट का मसला है, तो हमें फिर कुछ सप्लीमेंट्स की तरफ या मेडिकेशन की तरफ जाना पड़ता है। मैं आज इसमें आपको 2 मेडिसिन्स बताऊँगा, जो सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल करवाई जाती हैं, लेकिन साथ आपने अपने कंसल्टेंट से, चाहे आप हर्बल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, चाहे होम्योपैथिक करवा रहे हैं, चाहे एलोपैथिक करवाइए, लेकिन आपने अपने डॉक्टर को दिखा के, अपने मौलिज को दिखा के मशवरा करना है ज़रूर।
और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सपोर्ट करने के लिए हैं, ठीक है? इसके ऊपर डिपेंड मत कीजिएगा, ये सपोर्टिव चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। एक है सॉ पाल्मेटो, बहुत आराम से मिल जाते हैं, इसके होम्योपैथिक में सबल सेरोलिटा के नाम से मदर टिंचर भी मिल जाते हैं, तो इसका अमूमन मदर टिंचर ही इस्तेमाल किया जाता है, सबल सेरोलिटा के नाम से। ब्रैकेट में सॉ पाल्मेटो लिखा होगा। अगर हम न्यूट्रास्यूटिकल्स की तरफ जाते हैं तो सॉ पाल्मेटो के आपको सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं और यही क्लेम करते हैं कि ये प्रोस्टेट हेल्थ के लिए आपके लिए बेनिफिशियल है और इसमें कोई शक नहीं है कि ये प्रोस्टेट के मसले के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी किसी प्रॉपर मेडिकेशन के साथ। मेडिकेशन चाहे आप हर्बल ले रहे हैं, होम्योपैथिक ले रहे हैं, एलोपैथिक ले रहे हैं, बार-बार मैं ये इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि कहीं कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। अच्छा, इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, एक और हमारी जड़ी-बूटी है जिसको कहते हैं जड़ कासनी। जड़ कासनी का आप जोशांदा बना के पी सकते हैं, वो भी आपको रिलीफ़ देगा। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, ठीक है? ये प्रोस्टेट का साइज़ को भी श्रिंक करने में काम आती हैं। साइंटिफिक रिपोर्ट्स अब इसके बारे में हैं कि स्पेशली सेबल-सेरोलिटा या सॉ-पाल्मेटो जो है, ये आपके बड़े हुए प्रोस्टेट का साइज़ छोटा करने में भी मुआविन है। उसके साथ-साथ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बॉडी के और बहुत सारे मसाइल को भी ठीक करती है। अच्छा, जड़ कासनी अगेन एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और उसके अलावा ये आपके पेशाब की रवानी को बहाल करने में मददगार होती है। इसके साथ-साथ 4 मगज़ का इस्तेमाल, जो 4 मगज़ होते हैं ना, जिसमें कद्दू के बीज, खीरे के बीज, तरबूज के बीज और खरबूजे के बीज, ये 4 मगज़ कहलाते हैं। इनका इस्तेमाल भी कि इनको भिगो के रख दिया जाए और इनको आप घोट के चाहे तो दूध के साथ पी लें, चाहे इसको आप किसी भी तरह से कंज़्यूम कर लें, किसी स्मूदी में डाल लें, किसी भी तरह आप इसको कंज़्यूम कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, ये पेशाब आवर भी है, प्लस ये है कि ये असाब के लिए भी बहुत अच्छे हैं, तो आपके असाब भी मज़बूत होते हैं और ये मल्टीपल आपको फ़ायदे देते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो बताई जा रही है कि बहुत फ़ायदेमंद है, वो है लाइकोपीन। लाइकोपीन हमारा एक ऐसा कंपाउंड है, कैरोटीनॉइड है, जो रेड कलर की सब्जियों में और फलों में मौजूद होता है। जैसे मिसाल के तौर पे सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी क्वालिटी का जो है वो टमाटर में होता है। टमाटर को कैसे इस्तेमाल करना है, और टमाटर की एक बड़ी मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी आखिर में आपको दूँगा, जो 35 साल के बाद तमाम मर्द हज़रात को खानी चाहिए अगर वो चाहते हैं कि उनका प्रोस्टेट का मसला ना हो या डिले हो जाए। तो गौर से देखिएगा। अच्छा, टमाटर हो गए आपके, चकोतरा हो गया, इसके अलावा आपकी जो लाल गोभी होती है, बंद गोभी टाइप का होता है एक लाल सा, उसमें होता है। अच्छा, गुआवा में भी होता है, यानी कि अमरूद में भी ये होता है कंपाउंड। और इसके अलावा जितने भी लाल रंग के, हाँ, वाटरमेलन, तरबूज में इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारे जो भी लाल, क्योंकि ये रेड पिगमेंट है, एज सच लाइकोपीन कैरोटीनॉइड है और रेड पिगमेंट है, तो रेड कलर की जो आपको गाजरें, ऑरेंज और रेड कलर का जो भी आपको फल और सब्ज़ी नज़र आती है, तो उसमें आप समझ लीजिए कि लाइकोपीन मौजूद है, ठीक है? तो लाइकोपीन एज़ अ फूड सप्लीमेंट या खुराक के तौर पे आप खाएँ, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा, अगेन लाइकोपीन क्यों अच्छा है? लाइकोपीन सिर्फ़ प्रोस्टेट के लिए अच्छा नहीं है, लाइकोपीन बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत ज़बरदस्त आपकी बॉडी में इसके काम हैं और आपकी बॉडी को ओवरऑल ये हेल्थ देता है। स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स में से आता है ये आपका। ये एंटी कैंसरस भी है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपके आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए लाइकोपीन को हम सिर्फ़ ये नहीं कह सकते कि प्रोस्टेट में आपको खाना चाहिए, लाइकोपीन वाली चीज़ें आपको हर वक़्त खानी चाहिए, हर सीज़न में खानी चाहिए, हर एज में खानी चाहिए। अच्छा, अब आखिर में आ जाते हैं कि लाइकोपीन की एक आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी चटनी बताता हूँ और फिर उसको आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। जितने भी मर्द हज़रात मुझे देख रहे हैं, वो इस चटनी का इस्तेमाल 35 साल के बाद इस्तेमाल करना शुरू कर दें। हफ़्ते में 1 दफ़ा कर लें, हफ़्ते में 2 दफ़ा कर लें, जब सहूलत हो खा लिया करें। बहुत मज़ेदार भी है और बहुत फ़ायदेमंद भी है।
अच्छा, लाइकोपीन का जो ख़ास तौर से जो टमाटर में लाइकोपीन है, उसका एक और भी बड़े ज़बरदस्त वो है कि ये पकने के बाद ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, ज़्यादा पोटेंट हो जाता है, ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। तो इसलिए टमाटरों को कच्चा खाने से बेहतर होता है कि इसको पका के खाया जाए। हाँ, लेकिन ये केचअप जो मार्केट में आ रहे हैं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा क्योंकि ये तो बराए नाम ही है, ये तो बस रंग है, फ्लेवर है, इसको बिल्कुल साइड पे कर दें। घर में आपने बनाना है। दूसरा ये कि जो सन राइप टोमेटोज़ आते हैं, उनका प्यूरी आता है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और अहम बात ये कि लाइकोपीन फ़ैट सॉल्युबल होता है, तो आपने लाइकोपीन अगर सब्जियों में जब भी खाना है, तो आपने उसके साथ कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर खानी है जो ऑयल बेस्ड हो। तो अब आप चटनी की एक रेसिपी नोट कीजिए। इसमें हमें चाहिए टमाटर हस्बे ज़रूरत ले लीजिए। कोई इसकी मेजरमेंट्स नहीं है, अपनी मर्ज़ी से आप इसके फ्लेवर्स ऊपर-नीचे कर सकते हैं। आप टमाटर ले लीजिए, टमाटर हमें बेस के तौर पे चाहिए, तो यानी फ़र्ज़ कीजिए कि सबसे ज़्यादा हमें इसमें टमाटर ही चाहिए होंगे। टमाटर को आप बॉयल कर लीजिए और इसका छिलका उतार दीजिए। उसके बाद आपने इस टमाटर को 4-5 हिस्सों में काट लीजिए। इसमें आपने शामिल करने हैं 8 से 10 जवे लहसुन के, एक छोटा-सा पीस आपने अदरक का, 5-6 लौंगे और 8-10 काली मिर्चें और एक छोटा-सा टुकड़ा अगर तो साबित है हल्दी तो ठीक है, नहीं तो अगर पिसी हुई हल्दी है तो आपने 1 से 2 चुटकी बस इतनी सी आपने हल्दी शामिल कर दी। अब इसको आपने पका लिया, जायके के लिए आप चाहें तो इसमें हरी मिर्चें काट के डाल सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बन जाती है ये चटनी और आप इसको खाने में अपने दोपहर के खाने में ख़ास तौर से आप इसको शामिल कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ खाई जा सकती है, रोटी के साथ भी, दाल-चावल के साथ भी, किसी भी सब्ज़ी के साथ भी आप खा सकते हैं। इसको अकेला अलग से भी आप चावलों के साथ खा सकते हैं या सादी नान, चपाती, रोटी के साथ खा सकते हैं। बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी है, लाइकोपीन का बहुत ज़बरदस्त सोर्स है और ये ना सिर्फ ये कि सिर्फ लाइकोपीन बल्कि आपकी बॉडी को पूरा डिटॉक्स करने के लिए, कैरोटीनॉइड जो है उसका भरपूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए इसमें जितने भी बाकी मैंने अज़्ज़ा डाले हैं वो सब इसको सपोर्ट करते हैं और लाइकोपीन की अफ़ादियत को दो चंद करते हैं। तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। उम्मीद है कि इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से आपका प्रोस्टेट का मसला कम होगा और साथ दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो प्रोस्टेट के मसले से आपको निजात मिल सकती है। आप एक आसान और खुशगवार ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। तो इसलिए प्रोस्टेट से डरिए नहीं, इलाज करवाइए, एहतियातें कीजिए, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।